हम जैक्सन के साथ क्लब से बाहर आए। जैक्सन एक कार की तरफ बढ़ा जिसकी ड्राइविंग सीट पर एक बावर्दी ड्राइवर मौजूद था। जैक्सन ने झुककर उससे कुछ कहा और उसने इस बात में सर हिला दिया। जैक्सन ने हम दोनों को अकबी नशिस्त पर बैठने का इशारा किया और खुद अगली नशिस्त पर बैठ गया। कार रवाना होने के बाद उसने कहा, कोई शख्स हमारा ताकुब नहीं कर सकेगा, इसलिए कि हमारे अपने आदमी हमारा ताकुब कर रहे हैं। मैं मुतमईन हो गया, इतना भी बहुत था। अगरचे पीटर और जैक्सन जिस तरह मुझसे मिले वो बजाय खुद मशकूक और पुरस्रार सूरत थी, लेकिन मैं इससे ज्यादा दिमाग सोजी करने के मूड में नहीं था। हमारी नई मंजिल न्यूयॉर्क के फैशनेबल इलाके में वाक़े एक खूबसूरत बंगला साबित हुआ, जहां जरूरियात जिंदगी की हर शय मौजूद थी। जैक्सन हमें वहां छोड़कर चला गया। लकी ने कहा, मेरा ख्याल है हमें सोने से कबल नाश्ता कर लेना चाहिए। मैंने कहा, निहायत मुनासिब ख्याल है, वैसे भी सुबह बस होने ही वाली है। लकी जल्द ही नाश्ता तैयार करके ले आई। नाश्ते के दौरान लकी ने पूछा, कुछ अंदाजा हुआ कि हमारी निशानदही करने वाला कौन हो सकता है? मैंने कहा, ये अंदाजा करना बहुत नामुमकिन सी बात लगती है, खुसूसन डिफॉस्टर का हवाला सबसे ज्यादा ताज्जुब-खेज है। वो बोली, और तुमने उस काम के बारे में क्या सोचा जो पीटर तुमसे कह रहा था? मैंने कहा, इस बारे में तो तुम मुझे बताओगी, मैं उसे क्या जवाब दूं? लकी ने एक तवील सांस ली। बोली, मैं क्या बताऊं? अपने डैडी के खिलाफ कोई फैसला देना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मैंने कहा, इसलिए मैंने फैसला किया है कि पीटर को साफ जवाब दे दूं। वो बोली, इससे क्या फर्क पड़ेगा? वो अक्लमंद आदमी है, पहले ही कह चुका है कि अब तुमसे कोई काम लेने का ख्वाहिशमंद नहीं है, इसलिए कि तुम तो वैसे ही डैडी के खिलाफ काम कर रहे हो। अलबत्ता वो तुम्हारी मदद करता रहेगा और उसे यही सोचकर तस्कीन मिलती रहेगी कि उसने अपने एक दुश्मन को ज़िक पहुंचाने के लिए उसके किसी दुश्मन की मदद की है। मैंने कहा, ये एक अलग मामला है जिससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जहां तक बराह रास्त उसकी मदद करने का सवाल है, मैं साफ इनकार कर दूंगा। वो बोली, तुम ऐसा क्यों करोगे? मैंने कहा, सिर्फ इसलिए कि इससे तुम्हारे जज्बात को ठेस पहुंचेगी। लेकिन अजीब से लहजे में कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? मैंने कहा, हाँ, तुम मेरी मोहसिन हो, मेरी खातिर तुमने इतना बड़ा खतरा मोल लिया, अपने डैडी से बगावत की, इसलिए तुम्हारे जज्बात का एहतराम करना मेरा फर्ज है। वो बोली, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वाकई मेरे जज्बात का एहतराम करना तुम अपना फर्ज समझते हो? लकी की आवाज में जज्बात की आमेजिश महसूस करके मैंने खुशमगी नजरों से उसे घूरा। मैंने कहा, सिर्फ उस जज्बे का एहतराम किया जाता है जो लायक एहतराम हो। मेरी सरजनिश से लकी बर वक्त संभल गई। बोली, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरे जज्बात का इस कदर एहतराम करते हो। नाश्ते के बाद हम बेडरूम में चले गए। मैं सोने के लिए लेटा तो दिमाग पर ख्यालात ने जलगार कर दी। जाहिर के बारे में तो मुझे यकीन था कि वो खालिक हकीकी से जामिला होगा। मैं उसके लिए अफसरदा नहीं था। तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन के सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ जद्दोजहद करते हुए वो शहादत के मर्तबे पर फायज हो गया था, मगर उसने शिकस्त तस्लीम नहीं की थी। वो आहनी अज़्म की मुजस्सम तस्वीर था। पहाड़ी सफर के दूसरे ही रोज उसकी जिस्मानी ताकत जवाब दे गई थी, मगर महज अपनी कुव्वत इरादी के बल पर मजीद 5 रोज तक वो मेरा साथ देता रहा। तहजीब मलकम एक्स और बड की फिक्र मुझे अलहदा थी। न मुझे उन दोनों में से किसी की खबर थी और न ही वो मेरे अहवाल से वाकिफ थे। उन्हें तो ये भी मालूम नहीं हो सकेगा कि ज़ाहिर अल्लाह को प्यारा हो गया है। उसकी शहादत तहजीब पर ज्यादा असरअंदाज होगी, इसलिए कि वो तहजीब ही की दरियाफ्त था और उसके साथ कई मुहिम्मात में शरीक रह चुका था। मेरा जहन भटकता हुआ ऑलिव हावर्ड की तरफ जा निकला। वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन तो था ही, लेकिन अब मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गया था। अब शायद इसराइल में उसकी कोई सरकारी हैसियत नहीं रह गई थी, इसलिए वो इसराइल के लिए बराह रास्त खिदमात अंजाम नहीं दे सकता था। मैंने उसकी पोजीशन जिस कदर खराब कर दी थी, उसके बाद यही बात ताज्जुब खेज नजर आती थी कि इसराइली हुक्काम ने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया। यकीनन उसके माजी के कारनामे मद्देनजर रखते हुए उसकी जान बख्शी कर दी गई हो, लेकिन सरकारी तौर पर कोई मुहिम अंजाम देने के लिए उसे नाअहल करार दे दिया गया होगा। इस नुक्ते पर मेरा जहन मुर्तकिज होकर रह गया। ऑलिव हावर्ड बराह रास्त तो इसराइल के लिए कुछ नहीं कर रहा था, मगर यही काम वो बिलवास्ता तौर पर सर अंजाम दे रहा था। उसे उलझकर मेरे हाथ सिवाय वक्त की बर्बादी के और कुछ ना था, जबकि मेरा वक्त बहुत कीमती था। मैंने अपनी जिंदगी का हर लम्हा उस वक्त तक फलस्तीन के नाम कर दिया था जब तक फलस्तीन को आज़ादी नसीब न हो जाती और सरजमीन अरब इसराइल के नापाक वजूद से पाक न हो जाती। मैं सुकून का सांस नहीं ले सकता था, कोई और काम भी नहीं कर सकता था, जिंदगी की दिलचस्पियों को अपने करीब फटकने का मौका भी नहीं दे सकता था। मेरी तो जिंदगी एक बड़े मकसद के लिए वक्फ थी और मैं किसी को ये इजाजत नहीं दे सकता था कि वो मेरे रास्ते में रुकावटें डाले। उससे कबल मैं ऑलिव हावर्ड को छूट देता चला आया था और उसकी एक खास वजह थी। तहजीब समेत मेरे तमाम करीबी लोग इस मामले में मुझे अहमक तसव्वुर करते थे। उनका ख्याल था कि ऑलिव हावर्ड के साथ रियायत बरतना मेरी गलती है, जबकि दर हकीकत ऐसा नहीं था। उसे रियायत देने की एक वजह तो ये थी कि वो एहसास शिकस्त की जिल्लत से दो चार रहे। दूसरी वजह उससे भी बड़ी और अहम थी।
उसकी पोजीशन के पेश नज़र उसे इसराइल के लिए बड़ी बड़ी खिदमात अंजाम देने के लिए मुकर्रर किया जाता था और वो मेरे लिए निस्बतन आसान हदफ साबित होता था। यही वजह थी कि मैंने उसकी जान लेने से हमेशा गुरेज किया था। वो जिंदा रहे, उसे नित नई मुहिम्मात सौंपी जाती रहें और मैं उन्हें नाकाम बनाता रहूं। मगर अब जबकि उसे सरकारी खिदमात से सुबकदोश कर दिया गया था, उसका जिंदा रहना या न रहना मेरे लिए गैर अहम हो गया था। बल्कि अब तो सूरत हाल बरक्स हो गई थी। मुझे फ़लस्तीन के लिए काम करते रहना था, इसलिए कि मंजिल अभी बहुत दूर थी। ऑलिव हार्वर्ड के पेश नज़र कोई मकसद नहीं रहा था। वो तो बस मुझसे दुश्मनी पर आमादा था और उससे उलझ कर वक्त की बर्बादी के सिवा कुछ हाथ आने की तवक्को नहीं रह गई थी। लिहाजा मैंने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि ऑलिव हार्वर्ड से छुटकारा हासिल कर लिया जाए। फिर मुझे ख्याल आया कि इस बार मैं पूरी तरह उसके शिकंजे में फंस गया था, मगर उसने मुझे हलाक करने की कोशिश नहीं की। इससे कबल वो इस किस्म की कई कोशिशें कर चुका था और हर बार नाकाम रहा था। एक बार तो उसने बम से भी हमला किया था जिसमें मेरा मर जाना यकीनी था, बल्कि मेरे मरने की खबरें तक छप गई थीं। फिर आखिर वो कौन सा ऐसा ताकतवर मुहर्रक था जिसने उसे मुझे जिंदा रखने पर मजबूर कर दिया था। जो खराफात उसने मुझे सुनाई थी उनमें किसी हद तक जान तो थी, मगर मैं उन पर यकीन करने को तैयार नहीं था। माजी में उसकी हरकत को मद्देनजर रखते हुए मैं ये फैसला करने में हक बजानिब था कि उसे पहली फुर्सत में मुझसे निजात हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, मगर उसने ऐसा नहीं किया। न सिर्फ ऐसा नहीं किया बल्कि उसके बरक्स मेरे फरार के इंतजामात किए। अपनी बेटी तक को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने से दरेग न किया। आखिर क्यों? इस क्यों पर गौर करते करते मैं नींद की आगोश में पहुंच गया और दिन चढ़े तक सोता रहा। आंख खुली तो दिन के 11 बज रहे थे। मैं सीधा बाथरूम में घुस गया। आधे घंटे के बाद नहा धोकर निकला तो मेरे जिस्म पर वही लिबास था जिसे पहनकर मैं सोया था। बदलने के लिए दूसरा लिबास कहाँ से लाता? लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने बेडरूम की दीवार गिर अलमारी के हैंडल पर एक हैंगर लटका हुआ देखा। उस हैंगर पर कपड़े टंगे हुए थे। मैंने हैंगर उतार कर कपड़ों का जायजा लिया। वो मेरे नाप का जोड़ा था और जब मैं सोकर उठा तो वहां मौजूद नहीं था। गोया जब मैं बाथरूम में था उस वक्त ये जोड़ा वहां लटकाया गया था। शायद लकी ने लटकाया हो, मगर उसके पास कपड़े कहाँ से आए? मजीद गौर व फिक्र किए बगैर मैंने वो कपड़े पहन लिए जो मेरे नाप के साबित हुए। लिबास तब्दील करके मैं बाहर लाउंज में आया जहाँ एक सोफे पर जैक्सन बैठा था। मुझे देखते ही वो उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, सुबह बखैर एलन। मैं जल्दी आ जाता लेकिन मुझे अंदाजा था कि तुम जल्दी नहीं उठ सकोगे। मैंने पूछा, तो कपड़ों का ये जोड़ा तुम ही लेकर आए हो? वो बोला, कई जोड़े हैं, एक हैंगर पर लटका दिया, बाकी अलमारी में मौजूद हैं। मुलाजिम भी ड्यूटियों पर आ गए हैं। जब तक चाहो यहाँ रहो, तुम्हें किसी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, और जो सामान मैंने मंगवाया था उसका क्या हुआ? वो बोला, वो भी ले आया हूँ मगर बाद में दूंगा, पहले हम नाश्ता करेंगे। मैंने कहा, नाश्ता तो हम करके ही सोए थे। वो बोला, उसे तो कई घंटे हो गए, अब तक तो हजम भी हो चुका होगा। फिर मैंने भी यही सोचकर नाश्ता नहीं किया कि तुम दोनों के साथ ही नाश्ता करूंगा। मिस लूसी भी तैयार हो रही हैं, आने ही वाली होंगी। उनके लिए भी लिबास ले आया हूँ, लेकिन एक बात तो बताओ। उसने दफतन चौंक कर कहा, क्या तुम दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हो गया है? मैंने उसे घूरते हुए कहा, झगड़ा तो कोई नहीं हुआ, मगर तुम्हें ये ख्याल क्यों पैदा हुआ? वो बोला, तुम अलग अलग कमरों में थे इसलिए। मैंने कहा, ऐसे लोगों को मैं सख्त नापसंद करता हूँ जो खामखा मेरी जातियात में दखल देने की कोशिश करते हैं। तुमने मुझे पनाह देकर मुझ पर जो एहसान किया है उसके एवज अगर तुम्हें यही करना है तो याद रखो, मैं इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। जैक्सन का चेहरा उतर गया। उसने बुझे हुए लहजे में कहा, मैं माजरत चाहता हूँ। यकीन करो मेरा हरगिज वो मतलब नहीं था जो तुम समझे। मैंने कदरे नर्म लहजे में कहा, कोई बात नहीं जैक्सन, आइंदा तुम खुद भी ख्याल रखना और पीटर को भी बता देना। वो उन लोगों में से मालूम नहीं होता था जो अपनी तौहीन बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर मेरे मामले में उसे अपनी ये हद तक बर्दाश्त करना ही पड़ी। न बर्दाश्त करता तो नुकसान उठाता। कुछ देर बाद लकी भी तैयार होकर आई और हम इकट्ठे नाश्ते की मेज पर आ गए। बावर्दी बटलर सर्व कर रहे थे। नाश्ते के बाद जैक्सन हमें एक कमरे में ले गया। उस कमरे पर हमने पहले कोई तवज्जो नहीं दी थी, मगर अब हमने उसे खुसूसी तवज्जो से देखा। कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था और उसकी दीवारें आईनों से मज़य्यन थीं। हर आईने के सामने पुश्तगाह से महरूम नर्म फोम की नशिस्तें थीं। गोया ये कमरा दर हकीकत मेकअप रूम था। मैंने मुतहजराना लहजे में कहा, ये तो मेकअप रूम है और मेरी समझ में नहीं आता कि इस बंगले में इतने बड़े मेकअप रूम की जरूरत क्यों महसूस हुई। जैक्सन मुस्कुराया, बोला, हमारा कारोबार बहुत वसी है मिस्टर एलन। इस कारोबार में हमें हर किस्म की जरूरत पेश आ सकती है। मुझे उसके कारोबार से कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैंने उससे उसके कारोबार के बारे में मजीद कोई सवाल न किया। मैंने बेपरवाही से कंधे उचकाए कहा, खैर ये बताओ कि मेकअप का सामान कहाँ है? जैक्सन ने मुस्कुराते हुए एक जानिब रखे हुए साइड बोर्ड की तरफ इशारा किया और मैंने उस साइड बोर्ड को खोल लिया जिसकी जानिब उसने इशारा किया था। जितनी चीजें मैंने तलब की थीं सबकी सब मौजूद थीं। मैंने लकी को एक आईने के सामने बैठने का इशारा किया और उसका मेकअप करने लगा।
जैक्सन बड़ी दिलचस्पी से मुझे देख रहा था। आधे घंटे के अंदर अंदर मैंने लकी के चेहरे में इतनी तब्दीलियां कर दी कि अब उसका बाप भी उसे बतौर अपनी बेटी लकी हावर्ड के शनाख्त नहीं कर सकता था। जैक्सन ने मुतहैजराना नजरों से लकी को देखते हुए कहा, तुम बहुत माहिर मेकअप मैन हो मिस्टर एलन। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, महारत कहाँ, बस यूं ही कुछ थोड़ा बहुत सीख रखा है जो काम आ जाता है। वो बोला, तुम इनकिसार से काम ले रहे हो, वरना मैंने बहुत से माहिरों को मेकअप करते देखा है और किसी को भी इतने कम वक्त में इस कदर उम्दा मेकअप करते नहीं देखा। उसकी बात का जवाब देने की बजाय मैं एक आईने के सामने बैठकर अपना मेकअप करने में मसरूफ हो गया। थोड़ी देर बाद जैक्सन ने झिझकते हुए कहा, एक बात पूछूं एलन? मैंने अपने सर पर बालों की दूसरी विग जमाते हुए कहा, कहो क्या बात है? वो बोला, तुम्हारे सर के बाल गैर मामूली तौर पर झुलसे हुए हैं। क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि तुम्हारे बाल इस बुरी तरह कैसे झुलस गए? मैंने कहा, हम जैसे लोगों के लिए ये कोई गैर मामूली बात नहीं है जैक्सन। हमें जिस किस्म के हालात से गुजरना पड़ता है उनमें हमें अपनी जिंदगी का भरोसा ही नहीं होता। जख्मी हो जाना तो बहुत मामूली बात है। जैक्सन समझ गया कि मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। उसे ये अंदाजा भी हो गया कि अब उसने कोई सवाल किया तो पहले की तरह मैं उसे रुखाई से भी जवाब दे सकता हूँ, इसलिए उसने फिर कोई सवाल न किया। वैसे उसके अंदाज से साफ पता चल रहा था कि वो मेरे बारे में जानने के लिए बेचैन है। ये कोई ताज्जुब खेज बात भी नहीं। आदमी तो फितरतन तजस्सुस पसंद है। जिस चीज के बारे में उसे इल्म न हो और जिस सिलसिले में कोई वाकफियत न हो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करता है, और जो चीज एलानिया तौर पर उसके सामने आ जाए उसे कोई अहमियत नहीं देता। पीटर और जैक्सन के लिए मेरी शख्सियत असरार के गहरे पर्दों में छुपी हुई थी। उन्हें ये अंदाजा भी था कि मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, इसीलिए वो तजस्सुस में मुब्तला थे। चूंकि मैं उनके काम का आदमी था इसलिए ये तजस्सुस और भी ज्यादा हो गया था। मैंने मुकम्मल खामोशी के दौरान मेकअप किया। इस दौरान में लकी आईने के सामने बैठी मुख्तलिफ जावियों से अपने चेहरे का जायजा लेती रही और जैक्सन की तवज्जो ज्यादातर मुझ पर ही मरकूज रही। उसे हैरत थी कि मैं इतनी तेजी से किस तरह चेहरे में गैर मामूली तब्दीलियां कर देता हूँ। उसे क्या मालूम था कि अगर मैं इस फन से नावाकिफ होता तो इस मैदान में इतनी दूर तक कभी न निकल सकता। मैं कब का मारा जा चुका होता। लकी हावर्ड चूंकि पहले भी मेरे मेकअप के कमालात देख चुकी थी इसलिए उसे ज्यादा हैरत न हुई। मेकअप से फारिग होकर मैंने जैक्सन की तरफ मुड़ते हुए उससे सवाल किया, अब बताओ मिस्टर जैक्सन, मुझे पहचाना जा सकता है? जैक्सन ने कहा, हरगिज नहीं। तुमने मेरे सामने मेकअप किया है, उसके बावजूद मुझे शुबा हो रहा है कि तुम वो नहीं हो जो कुछ देर पहले थे। मैंने कहा, हाँ। इस बार अपने बाल जले हुए होने के बायस मुझे ज्यादा आसानी हो गई। विग के जरिए सर के बालों का स्टाइल और मसनूई भवों के इस्तेमाल से आदमी वैसे ही अच्छा खासा नाकाबिल शनाख्त हो जाता है। जैक्सन बोला, वो तो मैं देख ही रहा हूँ, मगर तुमने तो अपने पूरे चेहरे की साख्त ही बदल डाली है। नाक, होंठ, ठोड़ी, सभी कुछ तो बदल दिया। मैंने कहा, ये ना हो तो मेकअप ही क्या हुआ, ये तो बहुत जल्दी में किया गया मेकअप है, वरना जिल्द की रंगत तक तब्दील हो सकती है। जैक्सन ने कहा, मुझे मालूम है, लेकिन मैंने अभी तक मेकअप का कोई ऐसा माहिर नहीं देखा जो चेहरे में इस कदर तब्दीलियां कर सकता हो। मैंने हंसकर कहा, तुमने फिल्मों वाले मेकअप मैन देखे होंगे जो सिर्फ दाढ़ी मूछों के जरिए शक्लें तब्दील कर सकते हैं। जैक्सन बोला, वो भी कोई आसान काम तो नहीं है मिस्टर एलन, और ना ही हर कसो नाकस के बस का रोग है। मैंने कहा, हाँ, वो मेकअप भी सफाई के साथ करना एक आर्ट है, मगर अब ये फन बहुत तरक्की कर चुका है। जैक्सन बोला, मैंने सुना है और बाज़ फिल्मों में देखा भी है कि किसी और शख्स के चेहरे का मुकम्मल मास्क बनाकर अगर पहन लिया जाए तो उस दूसरे शख्स की मुकम्मल सूरत इख्तियार की जा सकती है। मैंने कहा, फिल्मों में तो खैर ज्यादातर चीजें कैमरे का कमाल होती हैं, लेकिन ये हकीकत है कि अगर चेहरे और जिस्मानी साख्त में किसी कदर मुमासिलत हो तो इस तरह का मेकअप भी मुमकिन है। वो बोला, चेहरे और जिस्मानी साख्त में मुमासिलत से क्या मुराद है? उसके लहजे से गहरी दिलचस्पी जाहिर हो रही थी। मैंने कहा, मकसद ये है कि किसी लंबे शख्स पर किसी पस्ता कामत शख्स का मेकअप करना इसलिए नामुमकिन है कि उसका कद छोटा नहीं किया जा सकता। इस तरह जिस शख्स का चेहरा लंबूतरा हो उस पर किसी गोल चेहरे वाले शख्स का मेकअप करना अमलन नामुमकिन है। थोड़े बहुत फर्क को तो मेकअप के जरिए दूर किया जा सकता है, लेकिन अगर फर्क बहुत ज्यादा हो तो मेकअप भी बेबस हो जाता है। जैक्सन ने पूछा, क्या तुम किसी दूसरे शख्स का मास्क तैयार कर सकते हो? मैंने कहा, क्यों नहीं, मगर ये बहुत मुश्किल काम है और इसमें वक्त भी काफी सर्फ होता है। जैक्सन ने बड़े इश्तियाक से पूछा, क्या तुम मुझे मेकअप करना सिखा सकते हो? मैंने कहा, इसका इन्हिसार तो इस बात पर है कि मैं यहाँ कितना अरसा कयाम करता हूँ और ये कि तुमने पहले भी कुछ सीख रखा है या नहीं। वो बोला, नहीं, इस मामले में मैं बिल्कुल ही कोरा हूँ। पहले मुझे कभी मेकअप सीखने का ख्याल भी नहीं आया। मैंने कहा, हालांकि तुम्हें मेकअप आना चाहिए, तुम्हारे पेशे के लिए भी मेकअप बहुत जरूरी है। जैक्सन बोला, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो बवक्त जरूरत हमारे काम आते रहते हैं, लेकिन जैसा कि तुमने कहा है कि वो बस दाढ़ी मूछों के जरिए ही शक्ल तब्दील कर सकते हैं, इससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं आता।
मैंने कहा, जब तुमने आज से पहले मेकअप सीखने की कोशिश नहीं की तो अब तुम्हें कैसे अचानक ख्याल आ गया? वो बोला, अब भी मुझे ये ख्याल ना आता, लेकिन तुम्हारी महारत देखकर मुझ में भी मेकअप सीखने का इश्तियाक पैदा हो गया है। मैंने कहा, मुझे फिलहाल चूंकि और कोई काम नहीं है इसलिए मैं तुम्हें मेकअप सिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले मेकअप की थ्योरी समझना पड़ेगी। जैक्सन ने खुश होकर कहा, मैं तैयार हूँ मिस्टर एलन, तुम मुझे बहुत अच्छा शागिर्द पाओगे। मैंने मेकअप के बारे में एक लेक्चर देना शुरू कर दिया। जैक्सन बड़े गौर से मेरी बातें सुन रहा था। मैंने उसे चेहरे की मुख्तलिफ साख्त के बारे में बताया, फिर बालों की अकसाम पर बहस की। जरा ही देर में लकी बोर हो गई। वो बोली, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, पढ़ाई खत्म हो जाए तो तुम भी आ जाना। मैंने कहा, हाँ तुम जाओ, ये सबक तो कम से कम 1-1.5 घंटे जारी रहेगा। और मैंने जैक्सन की तरफ मुतवज्जे होकर दोबारा लेक्चर देना शुरू कर दिया। बालों की अकसाम बयान करने के बाद पेशानी, भवों, पलकों, आंखों, नाक, कान, होंठ और ठोड़ी की बनावट की मुख्तलिफ अकसाम बयान की। ये सब इंतहाई खुश्क और इल्मी बातें थीं जिनसे जैक्सन बोर हो गया। मुझे भी उससे यही तवक्को थी। वो समझ रहा था कि मैं उसे बराह रास्त मेकअप की तरबियत देना शुरू कर दूंगा, मगर मैंने इल्मी किस्म की बातें शुरू कर दी थी। मेरे तवील होते हुए लेक्चर से तंग आकर उसने सवाल किया, क्या मेकअप करने के लिए इन तमाम बातों से वाकिफ होना जरूरी है? मैंने इंतहाई संजीदगी से कहा, बहुत जरूरी है मिस्टर जैक्सन। अभी तो मैं तुम्हें चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में बता रहा हूँ, फिर ये बताऊंगा कि किस किस्म की बनावट को किस किस तरह तब्दील किया जा सकता है। उसके बाद ये बताऊंगा कि मेकअप के लिए क्या सामान जरूरी होता है, फिर ये बताऊंगा कि उनमें से हर चीज का इस्तेमाल कैसे होता है। तब कहीं जाकर तुम्हारी मालूमात मुकम्मल होंगी। इतना तो तुम भी समझते होगे कि जब तक कोई शख्स बुनियादी मालूमात से महरूम हो, एक कदम भी नहीं चल सकता। जैक्सन बौखला कर बोला, वो तो ठीक है मिस्टर एलन, लेकिन तुम मुझे अमली तरबियत कब देना शुरू करोगे? मैंने कहा, जब तुम बुनियादी बातों पर हावी हो जाओगे उसके बाद ही अमली तरबियत शुरू हो सकेगी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर फैली हुई बौखलाहट और सिवा हो गई। उसने घबराए हुए अंदाज में पूछा, हावी होने से तुम्हारी क्या मुराद है? मैंने बड़े इत्मीनान से कहा, जो कुछ भी मैं तुम्हें बताऊंगा वो तुम्हें अज़बर हो जाना चाहिए, उसके बगैर बात आगे नहीं बढ़ सकेगी। उसने अटक अटक कर कहा, यानी जो कुछ तुम बता रहे हो उसका इम्तिहान लोगे? मैंने सर हिलाकर कहा, बिल्कुल। उसके बगैर मुझे कैसे इल्म हो सकेगा कि जो कुछ मैंने तुम्हें बताया है वो तुम्हारी समझ में भी आया है कि नहीं? उसकी आंखों में मायूसी के तासुरात नजर आए। उसने उम्मीद और बीम से कहा, क्या तुम मुझे अमली तरबियत नहीं दे सकते? मैंने सर को मनफी जुम्बिश देकर कहा, नहीं, जब तक थ्योरी पर उबूर ना हो प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। वो बोला, दरअसल ये सब बड़ी खुश्क बातें हैं, इन्हें याद रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मैंने खुश्क लहजे में कहा, फन्नी बातों में रंगीनियां शामिल करना मेरे बस से बाहर है। वो खामोश हो गया। कुछ देर खामोश बैठा रहा, फिर घड़ी देखता हुआ बोला, ओह, मुझे काम से जाना है, शाम को फिर आऊंगा। तुम कहीं बाहर जाओगे? मैंने कहा, नहीं, मेरा कहीं जाने का कोई इरादा नहीं है। वो चला गया और उसके जाने के बाद मैं लकी के कमरे की तरफ चला गया।